बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो खैर लेट्स में आतिफ वक्कास और आज हम बीएस फिज़िक्स का इंतहाई इंपॉर्टेंट कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। डियर स्टूडेंट्स, ये आलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ में जहाँ पर बीएस फिज़िक्स मौजूद है ये कोर्स पढ़ाया जाता है। इवन इंजीनियरिंग की मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज़ में ये कोर्स इंतहाई बुनियादी अहमियत का हामिल है। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है इस कोर्स में हम जो कोर्स कंटेंट्स हमारा है या जो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर लूँगा। मैं इसमें चूँकि ये एक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए है, ये इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स का कोर्स नहीं है या स्कूल लेवल का, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपकी कुछ बेसिक चीज़ें जो इस कोर्स के लिए ज़रूरी हैं वो आप उसका नॉलेज आपके पास मौजूद है। लाइक आप वेक्टर्स का नॉलेज रखते हैं, आप जो है वेक्टर फील्ड्स और स्केलर फील्ड्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, आप वेक्टर एनालिसिस कर सकते हैं। इसके अलावा आप कैलकुलस जानते हैं, यानी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वगैरह आप कर सकते हैं। तो अगर आपके पास इसका नॉलेज मौजूद है और होना भी चाहिए, क्योंकि आप प्रीवियस सेमेस्टर्स में ऑब्वियसली कैलकुलस पढ़ चुके हैं जिसमें आपकी ये सारी बेसिक चीज़ें कवर हो गई होंगी, या एफएससी में भी आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी जो मतलब आपके पास मौजूद ना हो जिसका नॉलेज लाइक मैथमेटिक्स में ख़ास तौर पे, क्योंकि ज़ाहिर है फिज़िक्स इज़ अ क्वांटिटेटिव साइंस एंड हियर वी नीड टू मेजर थिंग्स, हियर वी नीड टू कैलकुलेट, हियर वी compare things quantitatively, so you need to have a strong grip on मैथमेटिक्स। सो आज के इस लेक्चर में मैं बात करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, कि पहले हम उसको इंट्रोड्यूस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, और फिर हम एक तो पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, और फिर मैं डाईपोल के लिए इसको देखूंगा कि डाईपोल के लिए इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में माइकल फेराडे ने सबसे पहले आइडिया दिया था। ज़ाहिर है चार्जेस के दरमियान इंटरेक्शन जो है वो मालूम थी, लेकिन उस फील्ड का जो वो इंटरेक्शन किस तरह से होती है कूलम ने बताया था, उसके लिए कूलम लॉ मौजूद है। बहरहाल उस फील्ड के मुतालिक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि किस तरह ये इंटरेक्ट करते हैं। चार्जेस के अराउंड एक फील्ड भी होती है, तो वो माइकल फेराडे ने बताया कि किसी भी चार्ज पार्टिकल के अराउंड एक रीजन होता है, कि उस रीजन के अंदर हर एक पॉइंट पर, उस रीजन के अंदर एट एवरी पॉइंट इन द स्पेस, किस स्पेस में सराउंडिंग अ चार्ज पार्टिकल, हाँ क्या, द पार्टिकल सेट्स अप अ वेक्टर फील्ड। एक वेक्टर फील्ड पार्टिकल सेट करता है, जिस कौन सा पार्टिकल? वो चार्ज पार्टिकल जिसके अराउंड की स्पेस की हम बात कर रहे हैं। तो वो क्या करता है? हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, and that vector field is called, which is called electric field, E field शॉर्ट में लिखता। मैथमेटिकली इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट्स अ वेक्टर फील्ड, इट हैज़ अ मैग्नीट्यूड, इट हैज़ डायरेक्शन एंड इट इज़ फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। आगे जाके हम इसका एक और यूनिट भी चेक करेंगे, दैट इज़ वोल्ट पर मीटर, बट वो हम तब अंडरस्टैंड कर सकेंगे जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स पढ़ लेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बहरहाल इलेक्ट्रिक फील्ड is the space surrounding any charged particle. In that space, at every point, there is a field. Electric field intensity या electric field strength इसको कहते हैं। Electric field intensity या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसको E से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस फोर्स पर यूनिट चार्ज। दिस Q नॉट इज अ टेस्ट चार्ज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट सोर्स, इट्स नॉट अ सोर्स चार्ज, इट्स अ टेस्ट चार्ज। एंड जिस चार्ज के बारे में हमने यहाँ पे बात की है ये वो चार्ज नहीं है, ये वो टेस्ट चार्ज है जो उस सोर्स चार्ज की फील्ड में किसी पॉइंट पे रखा गया है। उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है उस चार्ज पे लगने वाली फोर्स पर यूनिट चार्ज, न्यूटन पर कूलम्स, बट दिस वन इज टेस्ट चार्ज। एंड नाउ
अगर मैं इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करूं कि ये फील्ड दिखता कैसे, होता कैसे, तो इस फील्ड की एक्चुअल जो शेप है वो अभी तक एक क्वेश्चन है। बहरहाल इसको रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर लाइन से। जाहिर है माइकल फैराडे ने जैसे कहा कि ये एक वेक्टर फील्ड है और ज़ाहिर है वेक्टर में डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होती है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एरोज से। एंड वो एरोज किस तरह से यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये एरोज उससे बाहर निकल फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करती है, तो ये फील्ड लाइन उससे आउटवर्ड होंगी। ये एक आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का मतलब ये है कि उसकी डायमेंशंस जो हैं वो न होने के बराबर, यानी उसका साइज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो है। पॉइंट का कोई रेडियस नहीं होता, पॉइंट का कोई साइज़ नहीं होता। तो पॉइंट चार्ज अगर कोई है तो पॉजिटिव है तो इसकी फील्ड लाइन आउटवर्ड होगी, और अगर नेगेटिव है और आइसोलेटेड है कि अलग थलग पड़ा हुआ है तो इस तरह उसकी फील्ड लाइन उसके अंदर आ गई होंगी। ये अलग तरह, और जब इनको इकट्ठा रखा जाए तो फिर ये सिचुएशन होती है। देखें पॉजिटिव से फील्ड लाइन्स मर्ज होती हैं, नेगेटिव में टर्मिनेट होती हैं। आप लोगों ने ऑलरेडी ग्रेविटेशन फील्ड के मुतालिक पढ़ा है। ग्रेविटेशन फील्ड की तरह ग्रेविटेशन फील्ड जो होती है उसके लिए सोर्स जो है वो मास होता है, और कोई भी मास जो है उसके अराउंड एक रीजन होता है कि उसके अंदर जब भी कोई दूसरा मास आता है तो वो इंटरेक्ट करते हैं। बिल्कुल इसी तरह हर चार्ज के अराउंड एक रीजन होता है कि उसके अंदर कोई भी दूसरा चार्ज आ जाए तो चार्जेस इंटरेक्ट करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए जो कपलिंग फैक्टर है ग्रेविटेशन फोर्स के लिए, यानी जिस चीज़ की वजह से वो इंटरेक्शन होती है, या ग्रेविटेशन फील्ड का जो सोर्स है दैट इज़ मास। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स जो है दैट इज़ चार्ज। सिर्फ चार्ज नहीं होता, कुछ केसेस में आगे हम जाके देख लेंगे कि जब हम मैग्नेटिज्म पढ़ लेंगे तो हम ये भी अंडरस्टैंड करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज भी इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकती है। तो ऑरिजिन इसका चार्ज भी हो सकता है या चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है। बहरहाल चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, वंस अगेन मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक फील्ड से बनता है। वो चीज़ें हम बाद में अंडरस्टैंड करेंगे जब हम जो है फैराडे लॉ, एम्पियर्स लॉ वगैरह पढ़ लेंगे, और मैक्सवेल इक्वेशंस में आप ये अंडरस्टैंड कर लेंगे कि किस तरह मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा की जा सकती है। बहरहाल एक पॉइंट चार्ज के लिए अभी हम देखते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट की जा सकती है। एंड दैट्स वेरी सिंपल। आई वुड यूज दिस डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड फॉर पॉइंट चार्ज जैसे मैंने बताया पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। जब हम चार्जेस के दरमियान इंटरेक्शन की बात करते हैं तो कूलोम ने ये फार्मूला बताया था, कूलोम्स लॉ। कूलोम ने क्या कहा था, उसने कहा था कि जनाब दो चार्जेस हैं, एक क्यू है एक क्यू नॉट है, उनके दरमियान इंटरेक्शन जो है उनके प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल है, और उनके दरमियान डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली रिलेटेड है, और साथ में एक कांस्टेंट है दैट इज़ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ये कूलोम्स लॉ है। अब इसमें जो आर है ये दो चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस है। कूलोम ने चार्जेस को पॉइंट चार्जेस कहा होता, इसलिए पॉइंट चार्जेस के फिर इनके दरमियान डिस्टेंस में ये सवाल पैदा नहीं होता कि किन दो पॉइंट्स के दरमियान, क्योंकि अगर हम चार्जेस को पॉइंट मान लें तो फिर डायरेक्ट कह सकते हैं कि आर इज़ डिस्टेंस बिटवीन देम। बट अगर हम उनको लार्ज ऑब्जेक्ट्स की तरह इस तरह मैं इज्यूम कर लूँ तो अब कन्फ्यूजन होगी कि ये आर जो है किन दो पॉइंट्स के दरमियान है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान है, तो फिर मसला बनता है। मासिस के केस में जो है हमने जैसे कहा था सेंटर्स के दरमियान, तो बिल्कुल इसी तरह चार्जेस को उसने कूलोम ने जो है चार्जेस को पॉइंट चार्ज कंसीडर किया। और पॉइंट चार्ज से मतलब यह है कि वो चार्जेस एक दूसरे से इतने दूर पड़े हुए हैं कि इसके मुकाबले में इनका साइज़ बहुत ही स्मॉल है। व्हेन आर इज़ वेरी वेरी लार्ज is compared to the size of the charges, then we call them as point charges even if they are not points। फिर भी हम उनको पॉइंट चार्जेस कहते हैं अगर उनके दरमियान का डिस्टेंस उनके साइज से काफ़ी बड़ा हो। अब हमने करना क्या है, हमने यही फार्मूला यूज़ करके इस इक्वेशन में पुट कर देना है। ये भी एक वेक्टर है, जाहिर है फोर्स है और इसका एक यूनिट वेक्टर होता है, लेकिन ये चूँकि एक कूलम्बिक एक इंटरेक्शन है, ये हमेशा पेयर्स के फॉर्म में होंगे चार्जेस, तो इस आर की जो डायरेक्शन है ये यूनिट वेक्टर जो है ये
दोनों में से इसको आप सोर्स मान लें तो ये इससे इसकी तरफ होगा, इसको सोर्स माने तो ये इससे इसकी तरफ भी हो सकता है। बहरहाल फोर्स है वेक्टर, इन दोनों के दरमियान इंटरेक्शन जब होगी तो ये चेक करने के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट के ऊपर क्या है, हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं। और यहाँ पर क्यू नॉट को मैंने टेस्ट चार्ज कहा हुआ है, तो इसमें ये क्यू को आप सोर्स कह दें, दूसरे को टेस्ट कर दें और आप कह दें, और आप ये चेक कर सकते हैं यार कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज देन force per unit charge, and if I substitute the values of force there, I get kq divided by r square times unit vector r, and this is the electric field due to a point charge. Here this k के मुताबिक आप already जानते हैं, 1/4 pi epsilon naught and 9 into 10 raised to the power 9 Newton meter square per coulomb square. ये जो है ये आपके पास इसके की वैल्यू है। एप्सिलॉन नॉट जो है दैट इज़ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड इट इज़ 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका रेसिप्रोकल। इसमें यह है कि अगर फ्री स्पेस के अलावा वो चार्ज और सोर्स चार्ज कहीं और पड़ा हुआ है तो फिर उसकी जो है फील्ड जो है उस वो कुछ डिफरेंट होगी। यहाँ पर एक और डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अगर किसी और मीडियम में हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की तो दैट वुड लुक लाइक दिस। दिस एप्सिलॉन आर इज़ द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट न्यू मीडियम कि जिसके अंदर वो चार्ज पड़ा हुआ है, एंड देन क्यू बाई आर स्क्वायर। यहाँ से आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है। पॉइंट चार्ज की जो फील्ड होगी, जिस तरह आप ग्रेविटेशनल फील्ड में एक चीज़ अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, लेट मी इरेज दिस। ग्रेविटेशनल फील्ड में आप ये देख चुके हैं जी m divided by r square. For example, this r is the distance from the source, जो कि इस केस पे मास है, कोई मास है, यहाँ से यहाँ पर कोई पॉइंट है r, और यहाँ पर जब आप ये देखना चाहते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, g क्या है, तो आप क्या करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय द टेस्ट मास, यहाँ पर कोई टेस्ट मास ले आते हैं, ठीक है, और चेक करते हैं कि जनाब ये सोर्स इस टेस्ट मास के ऊपर कितना फोर्स लगाता है अगर इस पॉइंट पे रखा जाए। ये इस पॉइंट के ऊपर उस फील्ड की स्ट्रेंथ है, और इस तरीके से हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है। अब जाहिर है ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन आप क्लियरली देख सकते हैं एक जैसे। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात करूँ, सो दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज की वजह से। सो दे आर ऑलमोस्ट सेम, they are same in mathematical way, both obey inverse square law। मतलब ये है कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ जो है ये दोनों भी ओबे करते हैं, और एक और जो हमारे पास जो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ वेव्स, दैट आल्सो ओबे इन्वर्स स्क्वायर लॉ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर कोई पॉइंट चार्ज, मैं चार्ज की बात करूँ, पॉइंट चार्ज है क्यू, इट्स अ सोर्स चार्ज, जैसे मैं चूँकि पॉइंट चार्ज की फील्ड की बात कर रहा हूँ, सो ये ई ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज है, तो ये वो चार्ज है। और यहाँ पर इस पॉइंट पे मैं क्या करता हूँ, देखना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है। तो जैसा कि हमने बात की वो यूँ आती है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर आर स्क्वायर का मतलब क्या है, आर स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर आप आर को डबल कर लेते हैं, यानी पहले इस फासले पे था, अब किसी और फासले पे, फॉर एग्जांपल यहाँ आपने आर को डबल कर दिया। अब आर को डबल कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पर 1e है तो यहाँ पर e डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगी, और अगर आप आर को ट्रिपल कर लेते हैं तो फिर क्या हो जाएगी, e डिवाइडेड बाई 9। यानी जितना आप आगे जाते हैं, आर बढ़ाते हैं, फील्ड कम होती है। और फील्ड किस तरह कम होती है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ से।
ठीक है। तो इन्वर्स स्क्वायर लॉ न सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसा मैंने कहा, ग्रेविटेशन और लाइट की इंटेंसिटी भी इस फील्ड को फॉलो करती है। अगर आप एज्यूम करें इस तरह के एक फॉर एग्जांपल बैलून है और उस पर आप एक स्मॉल एरिया मार्क कर लेते हैं, तो जब आप उस बैलून को हवा देते हैं तो वो स्मॉल एरिया बढ़ता जाता है। ठीक, उसका साइज़ बढ़ता जाता है और चलते 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 चलते, ठीक है, इस तरह। लेकिन जाहिर है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सोर्स तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, हम दूर जा रहे हैं तो दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पर इंटेंसिटी कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, क्योंकि वही चीज़ एक्सपेंड हो रही है। ठीक है। सो इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड की का नेचर होता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। और फिर इसके यूनिट्स अगर आप देखें, यूनिट्स जैसे हमने पहले भी डिस्कस किए कि न्यूटन पर कूलम भी है और वोल्ट पर मीटर्स पे, लेकिन वोल्ट पर मीटर्स हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम पोटेंशियल्स के मुतालिक अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो एक पॉइंट चार्ज की वजह से तो आपको पता चल गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होती है, ऐसे होती है। और ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, दैट इज़ बिकॉज यू ऑलरेडी हैव नॉलेज अबाउट दिस थिंग्स फ्रॉम योर एफएससी। नाउ इफ़ यू मूव टू अ डाइपोल, अब अगर मैं एक की बजाय एक से ज़्यादा चार्जेस की बात करूँ, डाइपोल से पहले मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेवरल पॉइंट चार्जेस की अगर मैं बात करूँ, अगर एक से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस है, फिर आप क्या करेंगे? So, electric field due to several point charges, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं? we use superposition principle। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैसे? हम वेक्टर सम लेंगे। क्या करेंगे? वेक्टर सम लेंगे। अगर मुझे किसी पॉइंट पर किस पॉइंट पर जिसकी सराउंडिंग में, जिसकी विसिनिटी में एक से ज़्यादा पॉइंट चार्जेस हैं, ये फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है और यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना चाहता हूँ, लेकिन इसकी विसिनिटी में यहाँ पर Q1 है, यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q3 है और इस तरह बहुत सारे चार्जेस मैं एज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पर Q4 है, ठीक है, कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट पर इन सब की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा? मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लूँगा। मैं इस पॉइंट पर इन सब की फील्ड्स का वेक्टर सम लूँगा। और इसके लिए ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज ले आता हूँ, ठीक। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट वुड बी F0 बिकॉज ऑफ 1। ये मैं इस पॉइंट के ऊपर लगने वाले टोटल फील्ड की बात कर रहा हूँ। A0 फॉर एग्जांपल इट इज़ एट ऑरिजिन एट 0 पॉइंट एंड फोर्स ऑन दिस because of this is F01 and this divided by Q0। ये इस सोर्स की वजह से। फिर इस सोर्स की वजह से फोर्स ऑन 0 because of 2 divided by Q0, इस तरह F03 divided by Q0 और चलते जाएं, F0n divided by Q0। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय दैट टेस्ट चार्ज। ये अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ये क्या है? ये भी E है, तो इसको E1 कह दें चार्ज 1 की वजह से, इसको E2 कह दें चार्ज 2 की वजह से और चलते जाएं En तक।
इसलिए मैंने कहा कि अगर हम किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ देखना चाहते हैं, वी सिंपली ऐड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस हेयर एट दिस पॉइंट, और उनको सिर्फ वेक्टोरियली ऐड कर लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज़ करते हुए। अब अगर मेरे पास एक से ज़्यादा चार्जेस हैं लेकिन एक से ज़्यादा सिर्फ दो हैं, मतलब डाईपोल है, तो डाईपोल के केस में क्या होगा, इसी डाईपोल की वजह से अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है, कैसे करेंगे? इट्स वेरी सिंपल, यू जस्ट एज्यूम अ डाईपोल ई ड्यू टू अ डाईपोल। ये पहले मैं सिर्फ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ज़रिए कर रहा हूँ, आगे जाकर हम कंटिन्यूस सिस्टम के लिए गॉस लॉ भी यूज़ करेंगे, दैट इज़ मोर सिंपल। बट डाईपोल क्या होता है? डाईपोल में दो चार्जेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, साइन अपोजिट होता है, उनके दरमियान डिस्टेंस जो है d होता है। ये फॉर एग्जांपल लेट मी राइट क्लियरली, ये एक डाईपोल है जिनके दरमियान डिस्टेंस d है, और इससे यहाँ पर ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट है P, और इस पॉइंट पे मैं ये देखना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों चार्जेस की वजह से क्या है, ये Q है, ये माइनस Q है, और इस पॉइंट पर मैं इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना चाहता हूँ। अब जाहिर है जैसा कि मैंने यहाँ पे बात की है, हमने क्या करना है, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मालूम हो, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस मालूम हो, तो इसकी वजह से जो इंटेंसिटी यहाँ पे होगी और इसकी वजह से जो इंटेंसिटी यहाँ पे होगी, उन दोनों का वेक्टर सम ले लेंगे और हमें रिजल्टेंट कोई वैल्यू मिल जाएगी। अब कैसे हम करते हैं, इसकी वजह से लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो ये है, ठीक है, और इसको मैं ये ए पे पड़ा हुआ है और ये बी पे पड़ा हुआ है, तो मैं इसको कह देता हूँ ई बिकॉज ऑफ द चार्ज लाइंग एट पॉइंट ए, एंड देन दिस इज, चूँकि ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्ड होगी, तो इसकी वजह से लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि ये होगी, दैट इज ई ड्यू टू चार्ज दैट इज एट पॉइंट बी। अब मुझे यहाँ पे करना क्या है, मुझे इन दोनों वेक्टर्स का वेक्टर सम लेना है। वेक्टर सम लेने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले इन दोनों को उनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूँगा। अब ए के दो कंपोनेंट्स होंगे, मैं चूँकि ये इज्यूम कर रहा हूँ कि ये एक डाईपोल है और डाईपोल में चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड ड्यू टू दीज चार्जेस वो भी सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि फील्ड, जैसे कि कुछ देर पहले मैंने लिखा, मैं दोबारा लिख लूँ, सोर्स चार्ज पे डिपेंड करता है और सोर्स चार्ज से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है कि आप सोर्स चार्ज से कितने फासले पे उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, और उस फील्ड पे डिपेंड करता है सराउंड, जो उस चार्ज को सराउंड करता है। अगर वो फ्री स्पेस है तो कुछ और होगी, कोई और मीडियम है तो उसके लिए हम k डैश यूज़ करेंगे उसी फील्ड के लिए एक और कांस्टेंट, बाय डिवाइडिंग दिस ऑन द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। सो मैग्नीट्यूड्स आर सेम, EA इक्वल्स EB। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर बात की है, चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है और फासला सेम है, फील्ड भी जो है रीजन भी एक जैसा है, दोनों चार्जेस के अराउंड फ्री स्पेस है। सो उनके मैग्नीट्यूड तो एक जैसे हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन एक नहीं है, इसलिए मैं पहले इसको रिजॉल्व करूँगा दो कंपोनेंट्स में, इन दो कंपोनेंट्स में, और फिर इसको मैं रिजॉल्व करूँगा इन दो कंपोनेंट्स में, ठीक है। एंड इफ यू assume दिस डिस्टेंस टू बी r, this is also r, and we call this distance is L. The perpendicular bisector is of length L, is from point P to the perpendicular bisector. And now this, let me call it, this angle is theta, and this way now I can resolve this vector into its component. It is making some angle theta with this reference axis. I may use it a reference axis, and then EA has two components. This one is EA
cos theta. You know how to resolve a vector into its components. So this one is the adjacent component and this one is the perpendicular one. So this is EA sine of theta. Similarly, I can resolve this component, this vector into its component, having the same theta here, and this component of EB is EB cos theta, and this one down here is EA sine theta. But let me call it minus EB cos theta. That is because this B is a subscript. Why I put minus sign here? Because it is on left side. If I call this direction as positive, I must call this as negative, because vectors may you have to take care of the directions. And now if I'm interested in the total field at this point, what would that look like? That would be having two different components. But if you look here, the magnitude of EB and the magnitude of EA are same. If their magnitudes are same and the angle is same, then they cancel out each other. So if I call this direction as x-axis, so I get Ex is 0, Q 0, because these two components cancel out each other. So the total electric field intensity in this horizontal direction, either in left direction or in right direction, is 0 because of a dipole. क्यों? क्योंकि ये दोनों एक जैसे EA cos थीटा और EB cos थीटा. क्यों? EA और EB के मैग्नीट्यूड सेम है और इन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो दे गिव अस 0. बट वाई एक्सिस पे क्या है? मैं इस जो है इसको वाई एक्सिस कहता हूँ और उसको एक्स एक्सिस कहता हूँ. सो वाई एक्सिस पे क्या है? अब आप देख सकते हैं कि वो दोनों फील्ड्स, वो दोनों वेक्टर्स एक दूसरे में ऐड हो रहे हैं. सो ई वाई जो है दैट वुड बी ई ए साइन ऑफ थीटा एंड ई बी साइन ऑफ थीटा. If you add these two, you get twice E जो है साइन ऑफ थीटा. मैंने ट्वाइस थीटा क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों के सेम है, डायरेक्शन दोनों के सेम है इस केस में. सो आई सिंपली डबल्ड देम एंड देन आई हैव ई वाई इक्वल्स दिस. एंड now if I am interested in the total electric field, this is the y component of that electric field. The total electric field is just this y component. You just take square of it and once again take square root, so you get the same. So 2e sin theta, और उसकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं डाउनवर्ड है, बिकॉज वो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन में होगी. सो अगर आप इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कहीं पे भी कोई चार्ज पार्टिकल लगेंगे तो उस पर टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगी. वो इधर उधर उस पर कोई फील्ड नहीं लगेगी. इधर उधर अगर फील्ड नहीं लगेगी तो इधर उधर जो है उस पर फोर्स भी नहीं लगेगी. अगर फील्ड इस तरफ है तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे भी कोई डाइपोल पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें दो चार्ज है, पॉजिटिव है और नेगेटिव है, तो इसकी वजह से जो इस लाइन पे फील्ड है वो डाउनवर्ड होती इस तरह. So this way you calculate the electric field intensity because of a dipole at a point that is lying on a perpendicular bisector of a line joining the two charges. And इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, तो इट्स जस्ट द बिगिनिंग. लेकिन आप देख सकते हैं सिर्फ दो चार्जेस के लिए भी बड़ा हेक्टिक काम है वेक्टर्स के ज़रिए ऐड करना. सो बाद में हम थोड़े से आसान तरीके भी डिस्कस करेंगे घास ला के पढ़ने के बाद. बहरहाल आज के लिए इतना काफ़ी है. इसके साथ ही एक और चीज़ आप कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि इस साइन थीटा से जान छुड़ाएं और आप टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहते हैं इस तरह, इस साइन थीटा है तो आप के पास ये तीनों साइड्स मौजूद है, तो साइन थीटा यहाँ से आप डिफाइन भी कर सकते हैं एज अ परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइट.
सो आप ये लिख सकते हैं चूँकि ई टोटल फील्ड सिर्फ ई वाई की तरह के इक्वल है, क्योंकि ई एक्स तो हमने ज़ीरो देख लिया, ज़ीरो हो गया है। सो यहाँ पे ई वाई लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ई जो है दैट इज़ 2e sin of theta. But what is sin of theta? From this diagram you can see you are having a right angle triangle, and this is d by 2. क्यों d by 2? ये हाफ पे है, and this is r and this is l, this is the angle. So theta is, sorry, sin theta is perpendicular divided by height, so d by 2r. From here you just substitute this value and you get 2e d by 2r. So 2 cancels out with 2 and you get e d divided by r. But what is this r? This r is actually base square plus perpendicular square. So d by 2 whole square plus l square. If you substitute it here, what you get? E d divided by, we should take square root of this, square root of d by 2 square plus l square. So this is the electric field due to a dipole at any point P, and that is lying at a perpendicular bisector, and it is at a distance L from that dipole. So this is how we calculate electric field due to a dipole. आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसको आगे लेके जाएंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।